हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं उत्कर्ष लॉ क्लासेस की तरफ से। मैं हूं एचओडी तनसुख पालीवाल और ऑनलाइन लॉ टेस्ट सीरीज की 5 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6 टेस्ट आज ऑर्गेनाइज करवाया गया था और बहुत अच्छी बात है, आप में से कई पार्टिसिपेंट एक्टिवनेस के साथ उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। अरे मजा तभी आता है उस जंगल में सफर करने का जहां पर एक जिंदा दिल शेर और लॉयनेस शेर शेरनियों का एक क्या कहते हैं उसको, मतलब उसमें रहने वाले एक अपने आप में ही मनमोजी रहने वाले बासिंदे रहे। मजा तभी आता है ना। और ऐसी जिंदा दिली हमें टेस्ट सीरीज के अंदर भी दिखाई दे रही है। सबसे पहले बिना देरी के मैं अनाउंस करता हूं टॉप 10 रैंकर्स जो हमारे टेस्ट 5 के अंदर थे। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर हमारे सामने राजस्थान के बीकानेर से शिवमाला रत्नू जी हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक, और प्रिया अग्रवाल जी भी उनके साथ में फर्स्ट रैंक पर है राजस्थान के जयपुर से। अविनाश पाठक ये हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। अरे वाह, जौनपुर बड़ा ही प्यारा शहर है। प्रियंका सोनी जी राजस्थान के बीकानेर से। अपूर्वा निगम जी एमपी इंदौर से। सिद्धार्थ पांडे छत्तीसगढ़ बिलासपुर। रुचि जी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। निधि तिवारी जी उत्तर प्रदेश के हरदोई से। अविनाश अग्रवाल जी भरतपुर राजस्थान और कमल के मोदी जी बीकानेर से। तो यहाँ पर शिवमाला जी, प्रिया जी, प्रियंका जी, अपूर्वा जी, सिद्धार्थ जी, रुचि, आप सबको बहुत सारी बधाई। और साथ ही साथ आपका एक प्रॉमिस भी मैं आज आपसे ले रहा हूं कि इस परफॉर्मेंस को आपको आगे बना के रखना है। ध्यान रखना, मजा तब आता है जब एक छलांग नहीं, एक जंप तक हमें सीमित नहीं रहना। दूसरी छलांग, तीसरी छलांग, चौथी छलांग, वो आपने गेम देखा है ना, हॉर्स जंपिंग वाला, मतलब घोड़े को दौड़ा रहा है, दौड़ा है, तो बीच बीच में जैसे ही ऑब्स्टेकल आता है जंप करता है, फिर एक ऑब्स्टेकल आता है, फिर वो जंप करता है। वैसे ही लाइफ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जहां जहां पर ऑब्स्टेकल है, जहां जहां पर संघर्ष है, जहां जहां पर आपको लगे कि ये मेरे एग्जाम की घड़ी है, तब वहां पर उसी तरीके से एक जंप मारो जैसा आज आपने इस टेस्ट 5 के अंदर मार के दिखाई है। वेरी गुड, अप्रिशिएबल। चलिए तो यहां पर हम पहुंचते हैं अपने टेस्ट सीरीज की और आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमें बहुत कुछ सवालों के जवाब भी देखने हैं, कंफर्म करने, सॉल्व करने, लॉजिकल उनका इंटरप्रिटेशन भी जानना है। ओके, तो बिना देरी के मैं आपको लेके चलता हूं उस एपिसोड, उस टेस्ट सीरीज के उन सवालों की ओर। देखिए हमारे सामने स्क्रीन पर टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन हमें आगे बढ़ना है। आज थोड़ा सा रैपिडली के साथ पढ़ेंगे, बहुत जोश, मतलब आज पता नहीं एक अलग सा एंथुसियाज्म आ रहा है, शायद इसलिए भी कि अक्षय तृतीया का एक पावन अवसर भी है, और शायद इसलिए भी कि आप लोगों के द्वारा एक उम्मीद के साथ, एक मतलब अलग ही एहसास के साथ पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। दिन ब दिन मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। इनिशियल फर्स्ट टेस्ट के जहां पर 1000 कैंडिडेट थे, उसके बाद 1200, देन आफ्टर 1500, और आज तो रिकॉर्ड, मतलब टेस्ट 6 के अंदर 1800 प्लस कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से ज्यादा कैंडिडेट इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर पेश किया जाए। देखिए यहां पर आपको एक प्रैक्टिकल केस दे रखा है। ध्यान रखना, इंडियन एविडेंस एक्ट में से डायरेक्ट सवाल कम आएंगे, इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन एविडेंस एक्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, क्या लिखा हुआ है यहां पर? ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए ने बी को पीट पीट के मार डाला। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी, जो कुछ भी कहा गया और किया गया किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। ए कौन है? एक्यूज है। बी कौन है? विक्टिम। विक्टिम जो मर चुका है, यहां पर मर्डर हो चुका है उसका, तो विक्टिम यहां पर उसकी फैमिली वाले बन गए। तो ए और जो डिसीज्ड पर्सन है उनके द्वारा, या वहां पर आसपास खड़े लोगों के द्वारा जस्ट बीटने के दौरान या बीटने से जस्ट पहले या उसके बाद में, ये किस तरीके से रिलेवेंट होगा, ये किस तरीके से रिलेवेंट है। देखो ये जो घटना है अपने आप में एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट कवर कर रही है, और यहां पर आपको रिकॉल होना चाहिए सेक्शन 6 सेम ट्रांजेक्शन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के अलग अलग फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन वाला हिस्सा यहां पर आएगा, और ये चीज सेक्शन 6 के साथ क्या हो जाएगी? रिलेवेंट हो जाएगी। बेसिक अगर एविडेंस चेक करोगे तो उसी के इलस्ट्रेशन को यहां पर पेश किया गया है। ओके, कुछ इलस्ट्रेशन को मैं थोड़ा तोड़ फोड़ के मोड़ के पेश करता हूं, तो वहां पर आपको थोड़ा स्पेशल अटेंशन भी रखना है। अगला सवाल है हमारा, प्रथम सूचना अभियुक्त द्वारा एफआईआर, मैंने किसी का मर्डर किया और मैं ही पुलिस स्टेशन जा रहा हूं कि साहब मैंने उसका मर्डर कर दिया, मतलब क्या? एफआईआर जाके मैं ही खुद के द्वारा दर्ज करा रहा हूं। ये क्या चीज शो करता है? देखो हमेशा ध्यान रखना,
ये होता है बेसिकली कंडक्ट, आपका आचरण। अपराध करने के बाद आप क्या करते हो, अपराध से पहले क्या करते हो, प्रीवियस कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। यहां पर सेक्शन 8 का रिलेवेंसी आएगा और यहां पर क्या होगा, सेक्शन 8 के प्रावधानों के तहत आप थर्ड जो पॉइंट है आचरण है उसको रिलेवेंट ठहराओगे। अब देखो ये चीज सब्सटेंटिव एविडेंस बनती है कि नहीं बनती है, इन चीजों के बारे में चर्चा दूसरी बात है। कोई व्यक्ति खुद के खिलाफ बयान नहीं दे सकता तो एफआईआर दर्ज करवा दी तो क्या होगा, एफआईआर भी कोई अपने आप में, ध्यान से सुनना अगले वाली लाइन, मास्टर स्ट्रोक आ रहा है, एफआईआर भी कोई अपने आप में सब्सटेंटिव एविडेंस है क्या? सब्सटेंटिव एविडेंस मतलब मूलभूत साक्ष्य है क्या? सब्सटेंटिव एविडेंस वो होता है कि सिर्फ उसी के आधार पर आपको सजा दे दी जाए, वो सब्सटेंटिव एविडेंस कहलाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है, सेक्शन 8 के तो रिलेवेंट तो होगा। देखिए एविडेंस को फाइनल स्टेज तक पहुंचने पहले रिलेवेंसी का टेस्ट पास करना पड़ता है, फिर एडमिसिबिलिटी का टेस्ट पास करना पड़ता है, तब जाके कोर्ट कहता है ओके नाउ इट इज परफेक्ट थिंग टू बी कंसिडर्ड। ये बिल्कुल सही चीज है कंसिडर्ड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सेक्शन है जो रूल ऑफ एजेंसी के बारे में बात करता है? रूल ऑफ एजेंसी बेसिकली आपको सेक्शन 10 में दे रखा है। मेरे ख्याल से आप में से कई कैंडिडेट ने इसका जवाब बिल्कुल सही तरीके से अटेंड भी किया है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आप लोगों को ध्यान होगा इंडियन पिनल कोड के अंदर एक हमने सेक्शन देख रखा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, या कहीं पर भी एक से ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, मिलकर किसी तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं वगैरह, तो वहां पर उनके द्वारा उस कॉन्स्पिरेसी के द्वारा जो भी कहा गया, किया गया वगैरह, जो भी शब्द कहे गए, जो भी कार्य किया गया, वो अपने आप में क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। क्योंकि वो दोनों मिलके, वो दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अपने आप को क्या दे रहे हैं, एजेंसी दे रहे हैं, अपने एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर सेक्शन 10 के तहत क्या होता है, रिलेवेंसी कंसीडर की जाती है, और इसी कारण इसको रूल ऑफ एजेंसी भी कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर न्यायालय के समक्ष, बिफोर द कोर्ट, क्या दस्तावेज एक्स ए की विल है? एक सवाल आ रहा है, क्या कोई पर्टिकुलर एक्स जो है, ए डॉक्यूमेंट है, क्या वो ए की विल है क्या? तो इनमें से कौन सा कथन सुसंगत होगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिलेवेंट होगा? पहला पॉइंट कि भाई ए ने अलग अलग कई एडवोकेट्स को कंसल्ट किया था कि मतलब विल बनाने के संबंध में। दूसरा है कि ए हैड कॉज ड्राफ्ट ऑफ द विल टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ व्हिच ही डिड नॉट अप्रूव। उसने मतलब कई इस तरह के विल के ड्राफ्ट थे जिसको उसने अप्रूव नहीं किया था। मतलब कई ऐसे कच्चे, जैसे हम कोई फाइनल, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपको एक डायग्राम बनाना है, आपने कच्चा डायग्राम बनाया, सही नहीं बना, से फेंक दिया साइड में, एक और बनाया, मजा नहीं आया, फिर तीसरा बनाया, अब वो पुराने ही तो ड्राफ्ट मिल गए आपको, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं विल लिखने का प्रयास कर रहा था, तो ये रिलेवेंट हो रहा है। तो ए भी रिलेवेंट है, बी भी रिलेवेंट है। सी है कि ए हैड मेड इंक्वायरी एज टू द वैल्यू ऑफ हिज स्टेट व्हिच ही हैज बिक्वीथ। ए ने अपने स्टेट की इंक्वायरी की अलग जगह पे, मेरे पास ये जो प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन कितना वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें कहीं की इंडिकेट करती है क्या, कि यस ये जो दस्तावेज एक्स मिला है ये ए की विल हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल द बॉट्स, जितने भी हैं सारे पॉइंट यहां पर क्या होंगे, सुसंगत होंगे। ये इस तरह का सवाल जो है ना अपने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का भी होता है। हालांकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एक इलस्ट्रेशन से डेराइव कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिनाख्त परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। आप लोगों ने कई मूवीज के अंदर देखा होगा, क्या होता है पुलिस थाने के अंदर पर्टिकुलर एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, 10 गुंडों को सामने खड़ा कर दिया जाता है कि पहचानो कौन था, ये था, ये था वगैरह वगैरह। इसी को कहा जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कभी भी सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है, ये हमेशा कैसा होता है, कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है, संपोषक एविडेंस होता है। कैसे होता है इसका लॉजिक समझिए। देखो टेस्ट एविडेंस जो आइडेंटिफिकेशन परेड करता कौन है, विटनेस, गवाह करता है। अब गवाह ने कोई अपनी बात कही है, वो सच कही है, झूठ कही है, इसको कोरोबोरेट करने के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन एक सपोर्टिंग तरीका है कि भाई वो कह रहा था कि मैंने इस व्यक्ति को देखा था, एक 6 फुट का लंबा व्यक्ति वगैरह वगैरह। अब वहां पे जाके वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करता है कि 3 फुट का ये आदमी किसी को आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो आपस में क्रॉस हो गया। तो वहां पर वो कोरोबोरेट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन करता है। रिवर्स हो सकता है, पहले आइडेंटिफाई करे फिर उसके बाद में अपनी गवाही दे, दोनों केस हो सकते हैं। तो ये कैसा होगा, अपने आप में कोरोबोरेटिव। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पर सब्सटेंटिव एविडेंस, इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस एविडेंस के आधार पर भी कोर्ट क्या कर सकता है, अपना जजमेंट, अपना निर्णय सुना सकता है। अगला सवाल है हमारे पास, इफ by themselves or in connection with other fact they make the existence or non-existence of any fact in issue relevant, highly probable or improbable। ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो एक मूवी आई थी दृश्यम मूवी, वापिस बार बार, वो मूवी बहुत अच्छी है एविडेंस एक्ट को समझने के लिए। उसमें क्या है कि वो पता नहीं किसी की, वो साधु महात्मा जी की, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रवचन सुनने चले गए थे। वो कह रहे हैं उस तारीख को हम थे ही नहीं, प्ली ऑफ एलिबी,
प्ली ऑफ एलिबी वाला पॉइंट, मतलब उनके एग्जिस्टेंस, उनके द्वारा अपराध किया गया ही नहीं किया गया है, इस चीज को हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है, हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है। तो प्रोबेबल संभावित बनाना या अधिसंभाव्य बनाना, ये दोनों चीजें हैं बेसिकली सेक्शन 11 के सेकंड पॉइंट में दे रखी है। इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड 11 का पर्टिकुलर पॉइंट निकालोगे तो वहां पर ये चीज आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे कि स्वीकृतियां होनी चाहिए, जो एडमिशन है वो कैसी होनी चाहिए, लिखित, मौखिक। देखो वो ऑरल भी हो सकती हैं, हमेशा ध्यान रखना, स्वीकृतियां क्या हो सकती हैं, ऑरल भी हो सकती हैं, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती हैं, और 2000 एक्ट के बाद में एक और चीज आ गई कि वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड वन, इट कैन बी आइदर ऑरल और इन राइटिंग। ये सेक्शन 17 का सीधा सवाल है, डेफिनेशन जहां पर एक्सप्लेन की गई है वहां पर ये पॉइंट आएगा। अगला है हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृति जो कन्फेशन होती है वो क्या है, सॉरी एडमिशन जो स्वीकृति होती है वो क्या होती है, क्या कंक्लूसिव प्रूफ होता है या फिर कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होता है लेकिन स्टॉपल विबंधन के रूप में कार्य कर सकता है। यहां पर सेक्शन 31 का डायरेक्ट पॉइंट पूछा गया है। सेक्शन 31, अगर आपको सेक्शन में लिखी हुई बात एग्जैक्टली माइंड के अंदर सेट है तो इस तरह के सवाल अटेंड करने में कभी भी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मजा तब आएगा कब, जब आप एडमिशन की जो 17 से लगाकर सेक्शन 17 से लगाकर 31 के पोर्शन को डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है कुछ पोर्शन एडमिशन का आएगा, कुछ पोर्शन कन्फेशन का आएगा, लेकिन क्या अगर हम यहीं पर खुद को रोक लें तो ठीक रहेगा क्या, ठीक नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको सीपीसी, सीआरपीसी या अन्य माइनर एक्ट के अंदर भी जहां जहां पर एडमिशन कन्फेशन का रोल मिलता है, यू मस्ट चूज, यू मस्ट पिक दैट पॉइंट फ्रॉम देयर एंड मेक इट नोट डाउन इन योर नोटबुक। और जहां भी आपका बेयर एक्ट है उसके पास में उसको लिखो, लिखो कि रीड विद दिस सेक्शन ऑफ द सीपीसी, रीड विद दैट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, तब लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीजें हैं जो अपने आप में कनेक्शन जुड़ती है। एग्जांपल के तौर पर आप इंटरसेक्शन का कनेक्शन देखिए, यहां पर आप इसको सीधा 58 से जोड़ सकते हो क्या, जरा जोड़ के देखना। 58 में लिखा फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू प्रूव, तो यहां पर उसका कनेक्शन जोड़ सकते हैं क्या हम, दैट विल बी योर होमवर्क, इसका पता लगाइएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड वन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, क्वेश्चन ये है कि ए द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा अच्छा है, ए बी से कहता है जाओ और सी से पूछो, सी यह सब जानता है। अब यहां पर क्या होता है, एडमिशन कौन करता है, मजेदार बात बताता हूं आपको, 18 19 20, 18 19 20 और 118 119 120, सर ये क्या है, अरे भाई एविडेंस के सेक्शंस है, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में ये बताता है कौन करता है। 18 19 20 पढ़ोगे आप, 18 19 20 पढ़ोगे तो एडमिशन कौन करता है, वहीं पर आप 118 119 120 पढ़ोगे तो कहता है विटनेस कौन बनता है। तो ये कौन कौन का रिलेशन आपस में एस्टैब्लिश करते हुए चीजों को जरूर समझना। खैर यहां पर जो सवाल है, इस सवाल आ रखा है आपके सेक्शन 20 से, एडमिशन कौन कौन कर सकता है, 18 में दे रखा है, साथ साथ 19 में भी दे रखा है, और साथ ही साथ 20 के अंदर भी दे रखा है। वहां पर जो 20 सेक्शन है वो कहता है कि किसी भी पर्सन को स्पेशली रेफर किया जाए, स्पेशली निर्दिष्ट किया जाए तो उसके द्वारा कही की बात भी क्या हो सकती है, एडमिशन में रिलेवेंट हो सकती है। 19 के अंदर वहां पर है जिसकी पोजीशन आपको प्रूव करनी होती है। 18 के अंदर पार्टी या उसके एजेंट है वो क्या कर दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं। साथ साथ सेक्शन को भी रिकॉल करो, हमारा उद्देश्य सिर्फ टेस्ट सीरीज को अटेंड करना ही नहीं है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जितने भी एस्पेक्ट आ रहे हैं, जितने भी प्रोविजन आ रहे हैं उनको भी रिकॉल करते हुए चलना है। ओके तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग ये जो बात है क्या हो जाएगी, ये एडमिशन हो जाएगी सेक्शन 20 के तहत। अगला पॉइंट है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं उनके कंटेंट्स के बारे में अगर आप कोई मौखिक स्वीकृतियां ऑरल एडमिशन लेके आते हो तो वो रिलेवेंट सिर्फ एक सिचुएशन में होती है, एक ही सिचुएशन में। अब आइए सवाल आपसे वो सिचुएशन जानना चाहता है। बेसिकली ये सवाल कहां से पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है 22A से, 22A से। अब देखिए ऑरल एडमिशन जो है, ऑरल एडमिशन की रिलेवेंसी खासकर डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में 22 में भी है और 22A में भी है, लेकिन 22A स्पेसिफिकली जो आपके ई डॉक्यूमेंट उनके बारे में बात करता है, 22 है जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज उनके बारे में बात करता है। अब मजेदार बात सुन लीजिए, इसके एक्सेप्शन, इसके पास दो एक्सेप्शन है 1 और 2, और यहां पर आपके पास 22A में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। पहले 22 को जान लीजिए, 22 को दो एक्सेप्शन है कि अगर डॉक्यूमेंट खुद अपने आप में विवादित हो, नंबर 1, और नंबर 2 है जब वहां पर सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य क्या करे जा सके, अवेलेबल करवाए जा सके। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सीधा सा पढ़ना है कि जब वो फैक्ट इन इश्यू हो, जब वो विवादक हो, तभी आप क्या कर सकते हो, उसके ऑरल एडमिशन को रिलेवेंट ठहरा सकते हो। तो यहाँ पर व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज इन क्वेश्चन, सीधा एकमात्र आंसर इसका फर्स्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है साक्ष्य अधिनियम की धारा
27 में क्या था, याद है आपको? स्टेटमेंट प्रीसीड डिस्कवरी, पहले कथन उसके बाद खोज होती है वहां पर। तो यहां पर जो 27 सेक्शन आ रहा है वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, व्हेन द पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन इज एक्यूज बट नॉट इन पुलिस कस्टडी। सेक्शन 27 तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक जो व्यक्ति ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो एक्यूज दे रहा है, वो पुलिस कस्टडी में नहीं हो। अगर वो पुलिस कस्टडी में नहीं है तो वहां पर सेक्शन 27 लागू ही नहीं होगा। ओके, हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या रह जाएगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा व्हेन द पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन इज एक्यूज एंड इज इन पुलिस कस्टडी, और पुलिस कस्टडी में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, जो शासकीय सूचनाएं होती है, उनको मतलब प्रोटेक्शन दे रखा है, प्रिविलेज दे रखी है, वो कौन से सेक्शन में दे रखी है? देखो प्रिविलेज का जहां पर सेक्शन आएगा तो आपके मस्तिष्क के अंदर सेक्शन 121 से लेकर 131। अब आपके लिए एक होमवर्क है, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रखी उनका तो है ये रिवीजन, और जिन्होंने नहीं कर रखी उनके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क आपको ये है कि इन दोनों प्रिविलेजेस को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। जरा मस्तिष्क लगाइए, दिमाग लगाइए कि वो दो कैटेगरी कौन सी हो सकती है। जरा इस सेशन खत्म होने के बाद जिन्होंने एविडेंस एक्ट पहले कभी पढ़ रखा है वो आज क्या करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, क्या करेंगे, 121 से 131 131 की हेडिंग पढ़ना और इसको दो भागों में डिवाइड करने का प्रयास करना। डेफिनेटली ये दो भागों में डिवाइड होगा। अभी आपको लॉजिकली गेम खेलना है, पता लगाना कि कैसे डिवाइड कर सकते हैं। खैर बहरहाल यहां पर बात करते हैं वापस। 123 में स्टेट अफेयर राजकारी के बारे में है, 122 इसका सही आंसर है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जरा इन दो सेक्शन को भी देख लेते हैं। 125 है कि ऑफेंस की सूचना कहां मिली ये बताने के लिए आप बाध्य नहीं हो, 125 के तरह। और 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वहां पर। मजेदार बात एक और सुन लीजिए, 124 बेसिकली पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो भैया पब्लिक सर्वेंट ही मेंटेन कर सकता है ना। ओके, अगला सवाल 13, निम्न में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? कहां पर मेंशन कर रखा है? देखिए सेक्शन 74 75 पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होता है जहां पर जो कोर्ट है वो सीधा उसके बेसिस पर संज्ञान ले सकता है ना। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो है कि जहां पर डॉक्यूमेंट भी बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट बनाने वाले को भी कोर्ट बुलाएगा, सुनेगा एज ए विटनेस, फिर देखेगा ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। ये फर्क पड़ता है एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर। आपने डेफिनेशन कई बार पढ़ी, बट कोर्ट के एंगल से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश अगर नहीं की है तो ये डेफिनेशन पढ़ी हुई भी क्या रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। अरेस्ट वारंट, यस ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। आरोप पत्र ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। स्व परीक्षण रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं रहेगी, और हमें नहीं का ये आंसर जानना है, इसलिए हमारे सवाल का ये आंसर हो जाएगा। एक पंजीकृत विक्रय विलेख, हमेशा सुनना, सेल डीड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड हो गई है और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पड़ी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ओके, सीधा सा पॉइंट है, लॉजिक का याद करके चलेंगे। अगला सवाल हमारे पास है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 प्रतिबंधित करता है, किस बात को प्रतिबंधित करता है? दोनों बातों को, मतलब एक ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं हो सकती, चीज के प्रावधान यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, दोनों बातों को। अगले सवाल के बढ़ते, सीधा सा सवाल है, 300 से कनेक्शन है और सेक्शन 11 सीपीसी से भी कनेक्शन था उसका। निम्न में से वित्तीय आपात, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा आंसर देके आगे बढ़ेंगे। भारत की देश की या देश के किसी भी हिस्से की क्रेडिट को या फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को कोई भी थ्रेट न हो, धमकी हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम लगे कि संकट में है, वहां पर वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब इस कोरोना के टाइम में इस स्थिति पर बहुत डिबेट चल रहा है। ओके, सही आंसर क्या है? 360। 352 आपके नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। 352 के इफेक्ट आएंगे 353 में, 354 में और 355 में। मजेदार बात है, नोट कर लीजिएगा, 352 के ही इफेक्ट आएंगे 353 में, 354 में, 353 और 4 के अंदर। तीनों सेक्शन, एक सेक्शन इमरजेंसी डालेगा और बाकी के 3 सेक्शन उसका प्रभाव बताएंगे। इस तरीके से कनेक्ट करो। 352 के 3 ब्रांचेज, 1 2 3, 353, 354 और 355, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए। बेसिकली 354 में क्या है, जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे इस दौरान। और 356 आप सभी लोग जानते हैं, स्टेट इमरजेंसी का ये या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। खैर, इस सवाल का आंसर हमारा 4 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, संसद के किसी सदन की सदस्यता उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पे कौन डिसीजन ले सकता है? हम लोग जानते हैं आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 बड़ा स्पष्ट प्रावधान करता है कि जो एमपी होता है, एमपी के केस में क्या होना चाहिए, उसकी अगर डिस्क्वालिफिकेशन, उसकी कोई निर्योग्यता है तो राष्ट्रपति महोदय चुनाव आयोग से कंसल्टेंसी लेंगे, परामर्श लेंगे और उनका डिसीजन देंगे कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसी चैनल पर आपको संविधान के
संविधान के संसद और जो हमारी जो राज्य विधानसभा होती है इनके बीच में कनेक्शन जोड़ते हुए एक वीडियो मैंने शानदार तरीके से स्टैटिक एक ट्रिक बना के दे रखा है, उसको जरूर आप देखना ताकि ये प्रावधान आपको अच्छे से क्लियर हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन 3 गोलियों से शूट आउट किया जा सकता है विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये हम टेक्निकल बात कर रहे हैं सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 आप क्या कहते हैं उसके अंदर पिस्टल के अंदर गोले डाल दी, आप तीनों गोलियां अगर अच्छे से चलाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पर फिनिश हो सकता है। कहने का मतलब ये है 3 ऐसी स्ट्रेटजियां हैं जिनको अप्लाई कर दिया जाए तो वो यूज आ सकती है। उसमें से एक स्ट्रेटजी मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप सर्च कर सकते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के प्रावधानों को एक ट्रिक के माध्यम से समझने का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक नैतिकता व संवैधानिक नैतिकता, डू यू रिमेंबर द नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ सेक्शन 377 के तहत उन्होंने क्या कर दिया था कि जो संवैधानिक नैतिकता है उसको वरीयता दी। सामाजिक नैतिकता का मतलब बॉय कैन नॉट मैरी विद अनदर बॉय, गर्ल कैन नॉट मैरी विद अनदर गर्ल, ये जो कॉन्सेप्ट है समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है बट संविधान ने एक्सेप्ट करवा दिया है नवतेज सिंह जौहर के केस में। बड़ा ही क्रांति लाने वाला जजमेंट था ये। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना गया था? जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी जी का मामला, 2 पुराने जजमेंट को उन्होंने ओवररूल किया था जिसके तहत प्राइवेसी के जो राइट है उसको फंडामेंटल राइट में कवर माना गया था, जी के.एस. पुट्टुस्वामी जी का जजमेंट। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के द्वारा किसकी पहल की जा सकती है? देखिए यहाँ पर हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, एक्चुअली यहाँ पर इस ट्रांसलेशन गलत आ रखा है, ये वाला ट्रांसलेशन करेक्ट है। सेकंड इसका आंसर है क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा क्या कर सकती है? पर्टिकुलर मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग जो वोटिंग है उसके आधार पर एक रेजोल्यूशन पास करके कोई भी नई सर्विसेज हैं उसको भारतीय अखंड भारतीय सेवा के अंदर ऐड कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर ऐड कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सेकंड। ओके, हिंदी मीडियम के लिए वापस स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ओके, सेकंड पॉइंट के अंदर इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वी ऑल नो आर्टिकल 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का क्या कर सकता है? शपथ दिला सकता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा आर्टिकल 20 को कनेक्ट करना है। यहीं पर आपको शपथ के सारे प्रावधानों को एक मंच पर लाके भी लिंक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा? बड़ा ही सिंपल सा सवाल, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 44 अमेंडमेंट था जिसके तहत जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर हमने सिर्फ संवैधानिक राइट के रूप में रखा है। 44 अमेंडमेंट आपके 1978 में आया था। ओके, सही आंसर इसका 44। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? सामान्य कार्यकाल को सिर्फ जनरली एक परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है, वो है इमरजेंसी। डू यू रिमेंबर एक बार 5वीं जो हमारी क्या कहते हैं संसद काल था उसको बढ़ाया गया था इमरजेंसी के दौरान में। कब बढ़ाया जा सकता है? कौन बढ़ा सकता है? ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है इसको। और दूसरी बात है कि जैसे ही आपातकाल खत्म होता है उसके बाद 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। टाइम पीरियड भी साथ साथ रिकॉल करते हुए चलना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर निम्न में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं? आप में से कई कैंडिडेट इसमें से राइट किया, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। अरे भाई, बच्चन सिंह में तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मृत्युदंड दिया जाएगा, इसका प्रावधान कर रखा है। लेकिन जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, वो दे रखे हैं शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, यानी शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एक जजमेंट हमें अच्छे से याद है, वही आंसर होगा, नॉट नेसेसरी। ओके, अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन 39D। भारत के अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, जो आज भी दुर्भाग्यवश अभी तक प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्न में से कौन सा राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा राज्य नीति का नीति निश्चित तत्व नहीं है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको बहुत ही मतलब संजीदगी के साथ इनके ऑप्शन को पढ़ना चाहिए था। बेसिकली सिर्फ इसमें एक पॉइंट, ग्राम पंचायत का संगठन बिल्कुल 40 के तहत प्रावधान है, वहां पर ऐसा कहा गया है। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, समान नागरिक शिक्षा, उसका भी प्रावधान 44 में किया गया तो है, लेकिन वो सिर्फ नागरिकों के लिए कहा गया है, गैर नागरिकों के लिए नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। आगे के भी ऑप्शन बढ़ते हैं, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये भी दे रखा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका सेपरेशन अलग अलग होना चाहिए, ये भी दे रखा है। तो जो नहीं है, नहीं कौन सा नहीं है? सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला सिर्फ सिटीजन्स के लिए। स्पेशल अटेंशन आपका होना चाहिए एग्जाम के अंदर इन खासकर चीजों पर कि कहां पर कोई पॉइंट मिस कर रहा है।
ठीक है, हम एग्जाम में यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हैं और नजरअंदाज कर लेते हैं इन चीजों को। तो यहाँ पर आपका विशेष अटेंशन रहना चाहिए कि कहाँ हमें इन चीजों को सेलेक्ट करना है और कहाँ पर एरर को पॉइंट आउट करना है। ओके, ध्यान रखना एक चीज, पेंसिल होती है, पेंसिल, पूरी पेंसिल कोई काम की नहीं होती है। पेंसिल के आगे का जो शार्प जो पॉइंटर होता है वही लिखने का काम करता है। इंसान का पूरा शरीर कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ये जो मस्तिष्क है ना, ये आपके दिमाग का पॉइंटर होता है। इस पॉइंटर को हमेशा शार्प रखना है। मार्क माय वर्ड्स, अपने जहन के अंदर इन चीजों को माइंड में सेट कर लो। देखो, मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, जब तक आपका एनर्जेटिक जुनून आपके पास है तब तक आपका सपना जिंदा है, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना, जब तक प्लेयर रिंग में होता है, ये बात उन लोगों के लिए जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और अब कहीं न कहीं थोड़े से खुद को उत्साहहीन करने में जुटे हुए हैं, उनके लिए बात हमेशा याद रखना कि जब तक प्लेयर रिंग के अंदर है, किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वो हार गया है। जब तक आपके पास आपके प्रयास है, नो वन कैन इवन प्रोक्लेम यू अ डिफीटर, अ लूजर। यू आर एंड ऑलवेज बी अ विनर। ये मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास आप लोग हमेशा बनाए रखोगे और खुद की जीत को जरूर बुलंद करोगे, मुझे पूरी आशा है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।